हेलो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और कुछ फार्मूलाज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डेंसिटीज़ की फॉर्म में। जो तीन तरह की डेंसिटीज़ होंगी, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, और कुछ फार्मूलाज देखेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो लास्ट हम पढ़ चुके हैं पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो पॉइंट चार्ज है, जो सबसे मिनिमम चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन के पास जो होता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो हम पढ़ चुके हैं जो सबसे छोटा चार्ज होता है। तो क्योंकि चार्ज किस फॉर्म में डिवाइड होता है, एक स्मॉल पैकेट की फॉर्म में, जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है, या पॉजिट्रॉन के पास होता है, या प्रोटॉन के पास होता है। तो ये जो चार्ज है ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज फॉर्म में था, पॉइंट फॉर्म में था। तो पॉइंट फॉर्म के लिए तो हम निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यूज। पर हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है क्या पॉइंट फॉर्म में ही रहेगा, है कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई अगर ऑब्जेक्ट होता है, कोई वायर होता है, कोई डिस्क होता है, या फिर कोई बॉल होती है, स्फेरिकल बॉल है कोई, उसके पास अगर चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्योंकि हम तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करना जानते हैं, ओनली पॉइंट चार्ज के बारे में सीखा है हमने। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि किसी स्फेरिकल बॉल या डिस्क या फिर किसी वायर के लिए जिसके पास चार्ज है, वो हमें कैसे फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए, है ना। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, है ना। हम अब जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जिसे हमने कंसीडर करके चले थे, अब हम उसे इग्नोर करेंगे, और उसे इग्नोर करके हम जो चार्ज देंगे किसी बॉडी को, उसे एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में उसे स्प्रेडिंग समझेंगे कि हमने जो चार्ज दिया है वो स्प्रेड हो गया उस बॉडी पे, कंटिन्यूसली स्प्रेड हो गया, सब जगह बराबर बराबर बट गया उस बॉडी पे जो चार्ज है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे पता करेंगे फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस की वैल्यूज को, है ना। तो हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किसे कहते हैं? टू स्प्रेडिंग अ चार्ज यूनिफॉर्मली ऑन ए बॉडी इन कंटिन्यूस मैनर इज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम देख चुके हैं कि कोई पॉइंट चार्ज है, उसके लिए तो हम पढ़ चुके हैं, पॉइंट चार्ज के लिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। पॉइंट चार्ज सपोज Q है, तो इसके लिए तो हम जानते हैं किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं हम, 1/4πε0, उसे हम डायरेक्ट कांस्टेंट लिख देते हैं K और Q/r²। देखिए यहाँ मैंने K कांस्टेंट लिया है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है वो वहाँ हमने C डिस्कस किया था आपसे, क्योंकि वहाँ एक स्मॉल K भी था, उसकी वजह से हमने वहाँ पे C डिस्कस किया था। बट जो न्यूमेरिकली बुक्स में जो आपको जो प्रॉब्लम्स मिलेंगी वो K की फॉर्म में मिलेंगी। तो हम जब न्यूमेरिकली से कैलकुलेट करने वाले हैं तो हम K भी लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं और कैपिटल K भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो K Q/r², है ना। अगर ये पॉइंट चार्ज की जगह कोई बॉडी है, सपोज ये एक बॉल है ना, 3D बॉल है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, और इसकी वजह से हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, और Q चार्ज इस बॉल को दिया गया है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि चार्ज तो ये तो पॉइंट चार्ज के बारे में जानते हैं हम, हमारा बेसिक क्या है कि हम पॉइंट चार्ज के बारे में पता है तो हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, Q चार्ज जो गिवन है उस बॉल को गिवन है ना, उस बॉल को गिवन है, और वो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है ना, ये क्वेश्चन आएगा। क्योंकि डिस्टेंसेस अलग अलग हो जाएंगी ना, यहां से लेके देखिए अब कौन सी डिस्टेंस लेंगे हम, R1 या R2, ये डिस्टेंस हो सकती है, R3 हो सकती है, यहां से एक और डिस्टेंस हो सकती है R4, है ना। तो यहां पहली बात तो यहां डिस्टेंस कौन सी लेंगे, क्वेश्चन तो ये होता है ना, स्क्वायर करेंगे, किस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, और चार्जेस भी अलग अलग होंगे सबके पास, कैसा चार्ज होगा तो चार्ज भी कैसे लेंगे हम, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए हम क्या इमेजिन करते हैं कि जो हमने Q जो चार्ज दिया है, या फिर एक वायर है ना, एक वायर है जिसे हमने Q चार्ज दिया है, उस वायर के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हैं। तो ये देखिए डिस्टेंसेस कितनी अलग अलग डिस्टेंसेस होंगी, तो हम कौन सी डिस्टेंस को लेंगे, R1, R2, R3, R4, है ना। बहुत सारी डिस्टेंसेस हो जाएंगी, यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो हम कौन सा चार्ज लेंगे और कौन सी
डिस्टेंस लेंगे, है ना। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन रहता है कि हम कौन सा चार्ज लेंगे, कौन सी डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो इस चार्ज को हम जो बॉडी को दे रहे हैं चार्ज, उस चार्ज को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना, उसका एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हम इमेजिन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का वो कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली हुआ है, सब जगह बराबर बराबर बट गया है वो चार्ज जो है उस बॉडी को जो दिया गया है, प्लस क्यू चार्ज है। इसे कैसे समझते हैं हम, सपोज देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, ये तो आगे की चीज है। सबसे पहले हमारा है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है हमें, है ना। अलग अलग टाइप की बॉडीज होंगी, वन डायमेंशन में होगी बॉडी, लाइन चार्ज हो सकता है, लाइन वायर की फॉर्म में हो सकती है एक बॉडी जिसे हम चार्ज देंगे, डिस्क 2 डायमेंशनल हो सकता है, और रिंग हो सकती है ना, कोई शेल हो सकती है, और स्फेरिकल बॉल हो सकती है कोई 3 डायमेंशनली, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स होंगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे समझते हैं, है ना, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को कैसे समझना है। देखिए सपोज ये एक वायर है, लीनियर वायर है, जिसे हमने क्यू चार्ज देना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमने चार्ज दिया है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है उस ऑब्जेक्ट के पास। हमारे पास जो बॉडी गिवन है वो है लीनियर वायर की फॉर्म में, है ना, लाइन वायर, वायर है लाइन वायर कह सकते हैं, लाइन चार्ज कह सकते हैं, वायर की फॉर्म में चार्ज जाना है। कैसे जाएगा ये, क्यू चार्ज हमने इस वायर को दिया, सपोज प्लस क्यू चार्ज हमने दिया, तो ये जो चार्ज है इस बॉडी के पास आया प्लस क्यू चार्ज, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस क्यू चार्ज इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा इस बॉडी के पास, ठीक है। और चार्ज हम कैसे देंगे, इसे ग्लास रॉड को लाएंगे जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो बॉडी है, ये जो चार्ज है, ये वायर जो है कैसा है, ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। यहाँ पे जो भी बॉडी होगी वो कंडक्टिंग बॉडी होगी, और जो चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है वो हम यहाँ देख रहे हैं। तो क्यू चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है इस वायर पे, प्लस क्यू चार्ज दे रहे थे हम इसे, तो प्लस क्यू चार्ज एक फिक्स डिस्टेंस पे, ये देखिए फिक्स डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हम इसे मान सकते हैं, क्योंकि जो चार्ज देंगे हम उसे वो पॉजिटिव चार्ज है वो रिपेल्ड करेगा एक दूसरे को। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल्ड होगा, और फिर नेक्स्ट जो पॉजिटिव चार्ज होगा इन दोनों के बीच रिपेल्सन होगा, है ना। तो नेट फोर्स कितना होगा, सपोज हम इसी चार्ज को ले लेते हैं, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। और ये नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा तो ये चार्ज मूव नहीं करेगा और ये चार्ज स्टेशनरी रहेगा इस वायर के पास। तो ऐसे ही सबके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो 0 होगा। ये इस तरीके से सेट हो जाते हैं कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो फिक्स हो जाती है और इक्वल डिस्टेंस पे ये सेट हो जाते हैं सब एक दूसरे से, क्योंकि जो चार्ज देते हैं हम वो रिपेल्सन होता है, पॉजिटिव चार्ज है तो वो सेम चार्ज ही होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, भले ही अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो पूरी ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव होगा, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपेल्सन ही होगा ऑलवेज, ठीक है। तो ऑलवेज रिपेल्सन होगा, तो ये हम मान लेते हैं कि चार्ज जो है कंटिन्यूअस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। यहाँ कहते हैं हम चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्म continuous distribution of charge, continuous distribution of electric charge, तो क्या होता है ये, spreading the charge in continuous manner is called continuous charge distribution। ओके, तो यहां वायर की फॉर्म में हमने ये चार्ज को समझा था। तो ये क्या रहता है, इसकी सरफेस पे ये स्प्रेड हो जाता है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है और कंटिन्यूसली स्प्रेड हो जाता है जो भी ऑब्जेक्ट होगा। सपोज अगर ये ऑब्जेक्ट स्फीयर की फॉर्म में है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल है जो 3D बॉल है और कंडक्टिंग बॉल है ना, कोई लोहे की बॉल है, उसे हमने क्यू चार्ज दिया, और सॉलिड बॉल है ना, सॉलिड बॉल कंडक्टिंग है
और सॉलिड बॉल है ये, सॉलिड बॉल है ना, इसे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया। प्लस क्यू चार्ज जो हम इसे देंगे तो प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओनली सरफेस पे, इसके अंदर ये चार्ज नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चार्ज अंदर जाएगा, इसके अंदर बॉडी जो सॉलिड बॉडी है इसके अंदर अगर चार्ज जाता है तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल्ड करेंगे, है ना। और रिपेल्ड करते हुए एक दूसरे से दूर जाएंगे ये, और दूर जाते जाते कहाँ पहुंच जाएंगे, ये सरफेस पर पहुंच जाएंगे। ये जो चार्ज हैं दोनों चार्ज कहाँ पहुंच जाएंगे, सरफेस पर पहुंच जाएंगे। इतनी दूर तक ये इनके बीच रिपल्सन रहेगा, और रिपल्सन होने के बाद ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ये सरफेस तक जा सकते हैं। सरफेस को तो फिर छोड़ नहीं सकते, है ना, क्योंकि सरफेस को छोड़ने के लिए बाहर कौन है, एयर है, और एयर क्या है, इंसुलेशन, है ना। तो एयर तो इससे फ्लो नहीं कराएगा चार्ज का, ठीक है। तो इसके सरफेस पर ही चार्ज रहेगा। अगर इस चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, तो इसका ब्रेकडाउन अगर हो जाता है एयर का, अगर ब्रेकडाउन हो जाए तो ये जो चार्ज है ये फ्लो कर जाएगा बाहर, ठीक है, इसे छोड़ देगा ऑब्जेक्ट को। फिलहाल क्या है, यहाँ बाहर एयर है, इंसुलेशन है, तो ये चार्ज कहाँ रहेगा, इस बॉडी के सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। कहीं पे भी अगर हम इसके अंदर चार्ज देते हैं, इसके अंदर समझ रहे हैं हम इस चार्ज को, तो ये क्या होगा, इनके बीच में रिपल्सन होगा। रिपल्सन होते होते चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, सरफेस की, बॉडी के सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो ये चार्ज कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा उस बॉडी के सरफेस पे, ओनली सरफेस। ये चार्ज कहाँ पे है, बॉडी के ओनली सरफेस पर है ये चार्ज, नॉट इन द बॉडी। बॉडी के इनसाइड कोई चार्ज नहीं रहेगा। नो चार्ज इनसाइड द बॉडी, नो चार्ज इनसाइड द बॉडी, inside the body, charge will remain only on the surface of the body, ठीक है, और यूनिफॉर्मली वो डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा, चार्ज का जो होगा। अच्छा, मान लीजिए अगर हम इस चार्ज को, यहाँ एयर तो इंसुलेशन है ना, एयर की वजह से तो ये बाहर नहीं जाएगा। अगर हम एक और कंडक्टिंग वायर अगर हम यहाँ लगा दें तो ये जो चार्ज है वो उसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन उसका हो जाएगा चार्ज का, है ना। जितनी बड़ी हम बॉडी लगाते जाएंगे वो चार्ज जो है ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन उसका होता जाएगा। ऐसे ही हम चार्ज को बहुत दूर तक, एक सिटी से दूसरी सिटी तक हम फ्लो करा सकते हैं एनर्जी देने के साथ साथ, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, वहाँ हम इसे समझेंगे। तो हम इस चार्ज को भी फ्लो करा के एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं। जो वायर की फॉर्म में जो हम वायर लटका देते हैं पोल्स पे, जो चार्ज हम ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो हम चार्ज को यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ एनर्जी का ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो है बाहर भी जा सकता है, लेकिन ये हमारा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डिफरेंट बॉडीज़ के लिए, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज़ के लिए ये कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज डेंसिटी एक और टॉपिक आएगा यहाँ पे, अभी चार्ज डेंसिटी की हम ज़रूरत होगी अभी यहाँ पे, देखते हैं किस तरीके से। चार्ज डेंसिटी, 3 तरह की चार्ज डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 3 तरह के ऑब्जेक्ट हम जनरली जानते हैं, और 3 स्पेस में हम देखते हैं, 3D में, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में। तो सबसे पहले हम वायर वाला ही केस लेते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, प्लस क्यू चार्ज हमने इस वायर को दिया, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस वायर पे, ठीक है। तो हम इस वायर के लिए, छोटा सा पार्ट के लिए तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम यहाँ निकाल सकते हैं, छोटे से पार्ट के लिए यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो हम पढ़ चुके हैं, कैसे निकालते हैं उसे, डी क्यू। ये क्या है, डी क्यू स्मॉल चार्ज मान लिया हमने, क्योंकि पॉइंट चार्ज के बारे में हम जानते हैं। डी क्यू क्या है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए तो हम निकालना जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे। ऐसे ही हम क्या करेंगे, बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू से मिला हुआ इस वायर को मान सकते हैं, और सबके लिए अलग अलग हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस डी क्यू के लिए ये हो जाएगी डायरेक्शन,
इस डी क्यू के लिए ये हो जाएगी डायरेक्शन। तो बहुत सारे डी क्यू की वजह से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और सबको हम इकट्ठा करके इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन के बाद क्या मिल जाएगी, हमें एक डीई की वैल्यू मिल जाएगी, डीई की, जो हमारा प्रॉब्लम था वहां पे, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां हम समझ रहे हैं चार्ज डेंसिटी को समझना है हमें। देखिए अब ये जो सपोज वायर की जो लेंथ है हम L मान लेते हैं, L, ये जो Q जो चार्ज गिवन है ना, चार्ज ऑन, क्योंकि हमें यहाँ चार्ज निकालना है, डी क्यू की वैल्यू पता करनी है, तो डी क्यू की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे जब फॉर्मूलाज में जरूरत पड़ेगी, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्सेस निकालेंगे, तो वहाँ हम देखते हैं चार्ज ऑन लेंथ L, कितना चार्ज है L लेंथ पे, क्योंकि पूरे वायर का चार्ज, पूरे वायर की लेंथ कितनी है L, तो इसे हमने कितना चार्ज दिया Q, तो कितना चार्ज है Q, ठीक है। तो चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, तो यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है Q अपॉन L, ठीक है। तो हमें कितने पे चाहिए चार्ज, डी क्यू लेंथ पे, है ना। चार्ज ऑन डी क्यू जो हमने पॉइंट चार्ज माना है, सपोज इसकी लेंथ dl है, कितनी है dl, बहुत ही स्मॉल पॉइंट चार्ज हम इसे समझ सकते हैं। जो डी क्यू जो चार्ज माना है, छोटी सी लेंथ मानी हमने dl, है ना। चार्ज ऑन लेंथ dl, dl पे कितना होगा q अपॉन l, और dl से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ dl से ये, तो ये आ गया क्या, dq की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये है ना, क्या मिल गया हमें dq। तो हम dq को फिर फॉर्मूलाज में वहाँ पे प्लेस कर देंगे इस वैल्यू को dq की, तो dq की हमें यहाँ वैल्यू मिल गई है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि अलग अलग, सपोज dl है ये, एक और अगर हम लेंथ मान लें इसमें, छोटी थोड़ी सी बड़ी लेंथ मान लें, यहाँ पे ये वायर है, सपोज थोड़ा सा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देते हैं। ये जो dl लेंथ है, इस dl लेंथ पे कितना चार्ज है दिस, लेकिन हम थोड़ी बड़ी लेंथ माने dl1, थोड़ी बड़ी लेंथ है, थोड़ी सी बड़ी है इससे dl1, तो उसके लिए निकालना है तो हम क्या करेंगे, चार्ज ऑन लेंथ dl1, कितना चार्ज हो जाएगा q अपॉन l, तो dl1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और dl2 के लिए पता करना है, थोड़ी और बड़ी लेंथ के लिए चार्ज हमें पता करना है, तो dl2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह में, इसमें हम dl2, ठीक है। तो हम एक कांस्टेंट वैल्यू देख रहे हैं हम हर एक में, q अपॉन l, q अपॉन l, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर बार, q अपॉन l से। जितनी लेंथ पे हमें चार्ज चाहिए उसके लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू है q अपॉन l, और इससे हम बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बार बार इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो इस कांस्टेंट वैल्यू को हम एक नाम दे देते हैं यहाँ पे लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा ये कांस्टेंट है, तो हमें हर बार हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो लैम्डा की वैल्यू हमने फिक्स कर दी, कितनी है q अपॉन l। हमें यहाँ पे सपोज 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पता करना है हमें चार्ज, और हमें लैम्डा पता है, तो हम उसमें मल्टीप्लाई करके सिंपल निकाल लेंगे। वहां पे हर बार हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे उस डिस्टेंस को, तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उस पर्टिकुलर लेंथ पे हमें चार्ज मिल जाएगा। तो इस लैम्डा को कहेंगे हम यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कैसे, ये है क्या q अपॉन l, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, है ना, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है ना, जैसे मास डेंसिटी होती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, जो मास डेंसिटी क्या होती है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, तो वो होती है मास डेंसिटी। ऐसे ही ये क्या है, चार्ज डेंसिटी, यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है ना, तो ये हो जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। चार्ज कितनी लेंथ पे है, तो उसे यूनिट लेंथ पे हमें चार्ज पता करना है, तो चार्ज डेंसिटी, और वायर कैसा है, लीनियर वायर है, तो कैसी होगी ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। तो इस कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे बार बार, तो यहाँ हमें ये dq जो हमने निकाला था,
इसका तो ज़्यादा काम है नहीं, यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हमने ले ली यहाँ पे, है ना। तो डी क्यू कितना निकाला था हमने, डी क्यू निकाला था क्यू अपॉन एल और डी एल, है ना। डी एल डिस्टेंस पे, डी एल लेंथ पे कितना चार्ज है, इतना। तो इसे और कैसे लिख देंगे हम, डी क्यू इक्वल्स टू लैम्डा डी एल, है ना। तो लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो लैम्डा को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, इस बॉडी को जो टोटल चार्ज दिया है Q दिया है, Q चार्ज किस बॉडी को दिया है जिसकी लेंथ कितनी है, L। L लेंथ दिया, L लेंथ को हमने Q चार्ज दिया है। अगर DL लेंथ के पास DQ चार्ज है तो सिंपल है कि हम यूनिट लेंथ पे ही तो चार्ज निकालना है, भले ही ये कि ये बहुत लंबा वायर है ना, ये बहुत बड़ा वायर है और इनफाइनाइट लेंथ है इसकी, है ना। तो इनफाइनाइट लेंथ है तो हमें सपोज यहाँ 2 मीटर लेंथ पे हमें पता है कि चार्ज है 4 कूलाम, है ना। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सिंपल 4/2, है ना, कूलाम पर मीटर ही तो निकालना है हमें। 2 2 जा 4, दिस इज 2 कूलाम चार्ज है पर मीटर पे, है ना। यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, 2 कूलाम का। तो यही है क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितनी है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 कूलाम पर मीटर, है ना। एक वायर गिवन है, इनफाइनाइट लेंथ का वायर गिवन है और इसके हमें पता है कि इसके 2 मीटर पे इतना चार्ज है। हो सकता है वो ये भी दे सकता है कि इसके 4 मीटर पे कितना चार्ज है, 8 कूलाम चार्ज है इसके 4 मीटर पे। तो हम यहाँ निकाल लेंगे सिंपल 8/4, 4 2 जा 8, तो कितना हो जाएगा 2 कूलाम पर मीटर। ये क्या हो जाएगी इसकी लैम्डा, है ना, लैम्डा, दिस इज लैम्डा। तो लैम्डा क्या है, कूलाम पर मीटर। हमें जितनी बड़ी लेंथ पता है और उसका चार्ज पता है उस लेंथ पे, तो सिंपल हमें क्या करना है, चार्ज को डिवाइड कर देना है उस लेंथ से। तो वहां पे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा को हमने कैसे कैलकुलेट किया, दो तरीके से कैलकुलेट किया, क्यू अपॉन एल, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, और लेंथ, ठीक है, लेंथ, और एक डी क्यू अपॉन डी एल, कूलाम पर मीटर। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब बॉडी की जो शेप है वो कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पे बॉडी की शेप डिफरेंट हो सकती है, 2 डायमेंशनल बॉडी हो सकती है वहां पे, ठीक है। टू डायमेंशनल बॉडी हो सकती है। यहाँ ये वायर के लिए हमने पता किया है 2 डायमेंशन में। सपोज कोई सरफेस मान लेते हैं, सपोज हम ये एक सरफेस है और इस सरफेस को हमने वही +Q चार्ज दिया है ना, और इस सरफेस के भी, सरफेस पे ये जो भी सरफेस है, सपोज डिस्क है या फिर रिंग है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो गया है चार्ज का। सरफेस तो वैसे ही 2 डायमेंशनल है तो इसके इनसाइड तो जाने वाला है ही नहीं, है ना। एक केवल 2 ही कोऑर्डिनेट्स होंगे इसके, है ना। कोई भी जैसे पेज है बुक का और उसके हमने प्लस चार्ज दिया है तो इसके इनसाइड तो जाने वाला है नहीं, इसके सरफेस पे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। सेम यही प्रोसेस रहेगा यहाँ। ये +Q चार्ज किसे दिया है हमने, S, इसका सरफेस एरिया मान लेते हैं S। ये जो सरफेस है, प्लेन है, इस प्लेन का सरफेस एरिया कितना है, S। तो चार्ज ऑन, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा, चार्ज ऑन सरफेस एरिया S, कितना चार्ज है, Q। ऐसे ही चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस एरिया कितना हो जाएगा चार्ज यूनिट सरफेस एरिया पे, Q/S। ऐसे ही हम एक स्मॉल सरफेस एरिया मान लिया इस पे DS, और उसके पास चार्ज कितना है, DQ। कितना चार्ज है, DQ चार्ज किसके पास है, DS सरफेस एरिया के पास DQ चार्ज है, ठीक है। तो हमें पता करना है चार्ज ऑन DS सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, Q/S मल्टीप्लाई बाय DS। ऐसे ही जितने भी बड़े सरफेस एरिया पे कोई DS1 मान सकते हैं, DS2 मान सकते हैं, डिफरेंट मान सकते हैं। तो सबके लिए
हम मल्टीप्लाई करेंगे बार बार ds1 ds2 ds3 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, q अपॉन s में। तो यहाँ पे जो ये q अपॉन s है ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कहेंगे हम सिग्मा, सिग्मा q अपॉन s। तो इसे कहेंगे हम यहाँ पे चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना। इसे कहेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां क्या पढ़ा था हमने, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। लैम्डा ये क्या है, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा, जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज कोई डिस्क है, उसके लिए, है ना। यहाँ ये कंडक्टिंग है, ये भी ध्यान रखना है, ये सरफेस कैसा है, कंडक्टिंग, है ना, कंडक्टिंग सरफेस है। और ये वायर कैसा था, कंडक्टिंग। ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे, क्योंकि कंडक्टर होगा तभी तो चार्ज मूव करेगा उसके अंदर। अगर वो नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है तो जो चार्ज हम देंगे वो वहीं पे सिट हो जाएगा, जहाँ एक जगह ही रहेगा, वो वहाँ पे उस बॉडी में वो फ्लो नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, है ना, रिपेल्ड होके वो उसके सरफेस पे नहीं आएगा, जहाँ है बॉडी में वहीं पे वो एक जगह कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और सेम 3D ऑब्जेक्ट के लिए हम देखते हैं, सपोज कोई ये 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है कोई, उस 3D ऑब्जेक्ट का सपोज वॉल्यूम कितना है, V है, और इससे हमने कितना चार्ज दिया है, Q चार्ज दिया है, और V क्या है, इसका वॉल्यूम, V वॉल्यूम है ना। कोई भी बॉल हो सकती है, स्फेरिकल बॉल हो सकती है, सॉलिड बॉल हो सकती है, कोई भी, है ना, कोई भी क्यूब की फॉर्म में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, डाइस हो सकती है कोई भी सॉलिड, तो वो 3D ऑब्जेक्ट है कोई भी, है ना। होलो कंडक्टिंग स्फीयर भी हो सकता है, वो भी 3D की फॉर्म में आएगा, है ना। तो उसका वॉल्यूम कितना है, V है, भले ही सॉलिड है वो या फिर होलो है, सिलिंड्रिकल फॉर्म हो सकती है कोई भी, कॉनिकल फॉर्म हो सकती है ना। ये वॉल्यूम है, एक 3D ऑब्जेक्ट है ये, इसको हमने Q चार्ज दिया, तो ये भी इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा यूनिफॉर्मली सब जगह, ठीक है, यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके सरफेस पे। ये क्या है, 3 डायमेंशनल, ये क्या था, 1 डायमेंशनल, है ना, ये 2 डायमेंशनल के लिए था, यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल के लिए ले रहे हैं। तो सेम प्रोसेस रहेगा, यहाँ हम छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, जैसे यहाँ पे माना था ds, एक एरिया माना था, यहाँ पे एक dl लेंथ माना था, स्मॉल एरिया एलिमेंट, यहाँ ds माना है, यहाँ हम एक मान लेते छोटा सा क्यूब की फॉर्म में, है ना, ये क्यूब है, एक क्यूब की फॉर्म में एक एरिया एलिमेंट मान लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या है, dv, स्मॉल वॉल्यूम मान लिया हमने यहाँ पे, dv वॉल्यूम मान लिया, और इसके पास कितना चार्ज है, सपोज dq चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ही हम निकालेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ हम एक इसका एक और लिख सकते हैं फॉर्मूला सिग्मा का, dq अपॉन ds, dq अपॉन ds, जैसे हमने इसके लिए लिखा था, 2 फॉर्मूला लिखे थे, ऐसे ही इसके लिए लिख देते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं रो, है ना, रो एक वर्ड आता है डेंसिटी के लिए जो यूज करते हैं, तो रो से हम इसे डिनोट करेंगे, ये होगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। तो सेम प्रोसेस रहेगा कि चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, Q, चार्ज ऑन वॉल्यूम V कितना होगा, चार्ज ऑन वॉल्यूम V पे कितना चार्ज होगा, Q, और यूनिट वॉल्यूम पे कितना चार्ज होगा, Q अपॉन V। तो ये Q अपॉन V ही क्या है, यही है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो से इसे डिनोट करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम कूलाम पर मीटर क्यूब। इसका भी एक और फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे ही dv वॉल्यूम पे कितना चार्ज है, dq चार्ज है, तो कैसे लिख देंगे हम इसे, dq अपॉन dv कूलाम पर मीटर क्यूब, है ना।
तो ये हो जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो को क्या कहेंगे यहाँ पे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो सिग्मा, और ये लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो ये 3 तरह के डेंसिटीज हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड लीनियर चार्ज डेंसिटीज। ठीक है, तो इनका हम सिंपल बार बार है कि हम निकालेंगे नहीं, किसी यूनिट लेंथ के लिए हम पता कर लेते हैं यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो क्या कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज है वो कहलाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम फॉर्मूला कैसे यहाँ पे हम लिखेंगे, कैसे फॉर्मूला को, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है उसे हम कैसे लिखेंगे ये देखते हैं हम यहाँ पे। अभी उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले कि हमने 3 तरह की डेंसिटी पढ़ी। एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करेंगे, चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी एल, कूलाम पर मीटर। यूनिट निकाल सकते हैं इसकी, चार्ज की यूनिट लगा देंगे, लेंथ की यूनिट लगा देंगे। सेकंड था सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये एक सरफेसिस के लिए था, कोई भी डिस्क है, रिंग है, 2 डायमेंशनल प्लेन है कोई भी, सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करेंगे इसे Q अपॉन एस, या फिर सिग्मा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एस, कूलाम पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर। थर्ड था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करेंगे Q अपॉन V, यूनिट वॉल्यूम पर कितना चार्ज है वो होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, डी क्यू अपॉन डी वी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर से नोट मत कर देना, सीखो कूलाम है ये। तो 3 तरह के हमने यहाँ पे डेंसिटीज को पढ़ा है ना, इनके बारे में हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखने इनकी डिफाइन कर सकते हैं ना। चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज। तो इसके बारे में आप लिख भी सकते हैं, एक एक लाइन में आप लिख देंगे इसके, अगर एग्जाम पर्पज से आप लिखना चाहें तो इसे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो जो फॉर्मूला की बात कर रहे थे, हम एक पॉइंट चार्ज के लिए तो जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, लेकिन अगर लीनियर वायर के फॉर्म में है तो अभी केवल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हम चार्ज को कैसे निकालना है वहाँ पे, और इंटीग्रेट करना तो बाद में सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे की वीडियोस में, वहाँ हम देखेंगे इस चीज़ को। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि पोजिशन वेक्टर की फॉर्म में, और उसको कैसे लिखना कैसे है उसे। बड़े ही आसान है, देखिए ये एक वायर है ना, इसकी लेंथ है L, और ये प्लस चार्ज हमने इसे दिया हुआ है प्लस Q चार्ज, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, प्लस Q चार्ज दिया इस वायर को, और इस वायर पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये जो चार्ज है इसके लिए तो हम जानते हैं केवल पॉइंट चार्ज मान लिया हमने, इसकी लेंथ है dl लेंथ है, कोई एक एलिमेंट मान लिया छोटा सा dl लेंथ का, इस पे चार्ज कितना है dq। ठीक है, तो ये कैसा है पॉइंट चार्ज। हमें किसी पॉइंट पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से,
कैलकुलेशन हम देखेंगे प्रॉपर, इसका एक एक्सप्रेशन, एक वीडियो देंगे इसके लिए, तब निकालेंगे। लेकिन फॉर्मूलाज को हम कैसे पुट करेंगे इन फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, या फिर सिंपली कैसे फॉर्मूला लिखना है हमसे ये जान लेते हैं बस। तो देखिए डी क्यू की वजह से तो हम जानते हैं, पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं। जो फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है 1/4πε0 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है के, और चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर कौन है? ये डिस्टेंस जहां तक हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किसके लिए है फॉर्मूला? ये है पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट कैसा है? लाइन चार्ज है ना, लीनियर वायर है, और चार्ज थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है इस पे, इसकी सरफेस पे। लेकिन हम तो पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं। अब हम इसका यूज करेंगे हर जगह, पॉइंट चार्ज वाले का यूज करेंगे, और पॉइंट चार्ज वाले का यूज करके हम डिफरेंट शेप्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे। इस चार्ज स्मॉल डीएल के लिए हम कैसे लिखेंगे यहां पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो क्या होगा? अवे फ्रॉम द बॉडी, यही तो होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो डीई, क्योंकि डी क्यू की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, तो कितना होगा? डीई, है ना। यही फॉर्मूला यूज करेंगे के, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए जानते हैं हम, तो पॉइंट चार्ज तो हमारे पास कौन है? डी क्यू अपॉन, और ये डिस्टेंस आर, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस पूरे वायर के लिए कैसे करेंगे हम? इसका इंटीग्रेट कर देंगे अब, है ना। बहुत सारे डी क्यू छोटे छोटे डी क्यू हम मान सकते हैं, बहुत सारे, है ना, बहुत सारे डी क्यू हो सकते हैं, और उनकी वजह से डायरेक्शन कैसे होंगी? इस डी क्यू के लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी डीई, है ना। एक और यहाँ डी क्यू मान लेंगे, उसके लिए डायरेक्शन ये हो जाएगी डीई। तो बहुत सारे डीई हमारे पास इकट्ठे हो जाएंगे, और सबको ऐड कर देंगे और उनका इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा इस पॉइंट पी पे। तो कैसे लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी को हम कैसे करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे डीई को, है ना। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? तो इंटीग्रेशन की लिमिट भी हम वहां पे देंगे, है ना। ये वायर है, एल लेंथ का वायर है, तो कहां से कहां तक हमें प्रॉपर लिमिट भी देंगे, है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे वहां हम देखते हैं लिमिट कैसे देते हैं, लेकिन हम यह लिख देते हैं लीनियर चार्ज के लिए लिमिट देना है प्रॉपर, और उसका इंटीग्रेशन कर देना है डीई का। तो डीई कौन है? दिस इज प्रॉपर लिमिट के साथ के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज। इस तरीके से हम लीनियर चार्ज के लिए हम निकाल सकते हैं डी क्यू। अच्छा, डी क्यू को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे डी क्यू भी लिख देते हैं, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं लीनियर चार्ज के लिए। डी क्यू कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एल, क्योंकि हमने पढ़ा है लैम्डा इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एल। तो डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ पे हम, कितनी? लैम्डा डी एल, है ना। तो ये जो dl आया है, इस dl के लिए हम लिमिट अपने पास रखेंगे, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन किसके रिलेटिव करेंगे? लेंथ के रिलेटिव। तो हमें लिमिट किसके लिए चाहिएगी? लेंथ के लिए ही हम यहाँ पे लिमिट को पुट करेंगे इस फॉर्मूला में, ठीक है। तो ये हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए किस तरीके से हमें यूज करना है लैम्डा का। अच्छा, यहां हम इसे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला को। ये के को हम बाहर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर लिमिट में आपको थोड़ा सा ये हो जाएगा यहाँ कि, ठीक है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ओके। अच्छा, इसे हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं। पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिगर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं दोबारा से बना के। ये प्लस चार्ज गिवन है क्यू इसको, ओके। तो यहां हमें पता करना है पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, छोटा सा हमने ये डीएल पार्ट लिया था, डीएल डिस्टेंस लेंथ का, और डी क्यू इसके पास चार्ज था। इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना था, और ये डीई था, ये डीई दिस वन। देखिए, जब हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ हम ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ये डी क्यू है, इसका पोजीशन वेक्टर मान लेंगे यहाँ पे हम। सपोज ये बहुत सारे चार्ज है, कौन सा चार्ज है, ith चार्ज मान सकते हैं हम। आई चार्ज है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर आई, पोजीशन वेक्टर आर आई, ठीक है। और ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर आर पी, सॉरी पॉइंट ओरिजिन से लेंगे पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज आर पी। और ये I से लेके P तक पोजीशन वेक्टर किसका है, आर आई टू पी। तो इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, तो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसे कैसे लिखेंगे, ई पी इक्वल्स टू प्रॉपर लिमिट के साथ डी ई इन वेक्टर फॉर्म के लैम्डा डी एल अपॉन, अब ये आर जो है, ये आर कौन सा लिया जाएगा, आर कहाँ से, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहीं तक की डिस्टेंस तो चाहिए। ये डी क्यू चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, तो ये है हमारा डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को, ये जो आर है, इसको हम किस में लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में, तो आर आई पी है ना। और ये वेक्टर फॉर्म, और नीचे यहाँ पे मैग्नीट्यूड का क्यू है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो देखना वेक्टर फॉर्म, और यहाँ पे आर वेक्टर आर आई पी, दिस इज, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। ओके ऐसे ही हम टू डायमेंशनल कोई सरफेस है, कोई प्लेन है जिसे हमने प्लस चार्ज दिया हुआ है, प्लस चार्ज दिया हुआ है, इसे अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, उसके लिए बना देंगे हम इसे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की ही फॉर्म में लिख देते हैं। सिमिलर प्रोसेस यही रहेगा, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा। अब यहाँ पे देखिए, ये छोटा सा हमने ds ले लिया, सरफेस एरिया ds, और इसके पास चार्ज कितना है dq, और इस पॉइंट पे इस सरफेस एरिया की वजह से हमें फील्ड पता करना है। p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, अवे होगा, de होगा इस छोटे से पार्ट की वजह से, है ना। तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जो dq हमने छोटा सा जो चार्ज लिया है, स्मॉल एलिमेंट जो लिया है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। सपोज बहुत सारे चार्ज हैं, i चार्ज है ये, तो इसका पोजीशन वेक्टर आर आई, पोजीशन वेक्टर आर आई है ना। और ये जो है पॉइंट P, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, आर पी, ये वेक्टरल साइन लगाना है यहाँ पे। और ये I टू P, सिमिलर I टू P, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वायर के लिए लिया है। तो यहाँ किसके लिए क्या फॉर्मूला जनरेट होगा, है ना, एक चार्ज स्मॉल एलिमेंट के लिए हमें पता करना है, DE है यहाँ पे, और पूरे चार्ज इस पूरे सरफेस एरिया के लिए पता करना है, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DE, बहुत सारे DE हो जाएंगे, एक DS यहाँ होगा उसकी वजह से DE होगा, फिर एक और DS यहाँ होगा उसकी वजह से DE होगा, और सारे DE को हम कॉम्बाइन करके इंटीग्रेशन कर देंगे। उसका प्रॉपर लिमिट क्या होंगी, सरफेस एरिया की जो लिमिट होंगी, कहाँ से कहाँ तक हम उसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को से वेक्टर फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ क्या होगा, के, बिल्कुल के आएगा, लैम्डा की जगह क्या आएगा, सिग्मा, और dl की जगह ds अपॉन वही आर आई टू पी क्यूब आर आई टू पी वेक्टर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया के लिए। अच्छा, आर आई पी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, सब में सेम रहेगी आर आई पी की वैल्यू, आर पी फाइनल माइनस फर्स्ट, आर पी माइनस आर आई वेक्टर। इसे आप निकाल भी सकते हो यहां से, क्योंकि ये आर आई प्लस आर आई पी इक्वल्स टू आर पी, आर आई प्लस आर आई पी इक्वल्स टू आर आई वेक्टर प्लस आर आई पी वेक्टर इक्वल्स टू आर पी वेक्टर। तो आर आई पी किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी माइनस आर आई। तो सब जगह हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं इसे, इसकी जगह आर आई पी को हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। इसे यहाँ से हटा देता हूँ, आर आई पी, ये आर आई पी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, आर आई पी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर वायर के लिए, और ये लैम्डा के लिए, ये सिग्मा के लिए, अब बचा किसके लिए, रो के लिए, है ना। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे, किसके लिए बना देते हैं, चलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और स्मॉल एलिमेंट हमने यहाँ ले लिया, एक क्यूब ले लिया, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम है इसके अंदर, इसके पास, है ना, और
प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लस क्यू चार्ज इसके बॉडी के पास सब जगह। तो यहाँ पी पॉइंट पे हमें इस बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो हम जानते तो हैं ये कौन है, dv स्मॉल वॉल्यूम, इसके पास चार्ज कितना है dq, ठीक है। और जो स्मॉल एलिमेंट लिया है हमने, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, ri, क्योंकि i चार्ज है, सपोज कर लेते हैं बहुत सारे चार्ज फैले हुए हैं, i चार्ज के का पोजीशन वेक्टर ri, पोजीशन वेक्टर ri, और यहाँ p पॉइंट पे हमें पता करना है तो इसका पोजीशन वेक्टर ri टू p। पॉइंट p पे हमें क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। और इस p का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये दिस इज r पोजीशन वेक्टर rp, ठीक है। तो वैसे ही हम E निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, DE, तो ऐसे ही यहाँ पे DE निकालना है और प्रॉपर लिमिट देनी है वॉल्यूम के लिए, K यही आएगा, और यहाँ लैम्डा सिग्मा, तो यहाँ पे कौन आएगा, रो, और DV, वहाँ पे DL और DS, और यहाँ पे DV, और RI टू P, है ना, पोजीशन वेक्टर उसका Q और RIP वेक्टर, ये हो जाएगा वॉल्यूम के लिए पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। और RIP कितना है, RIP सबके लिए वही रहेगा, R फाइनल माइनस फर्स्ट RP माइनस RI, RIP को यहाँ पुट कर सकते हैं, RIP को यहाँ पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आज हमने तीन चीजें मेन देखी, एक तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। उनके फॉर्मूला को वेक्टर फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें पता करना है किसी पॉइंट पे उस बॉडी की वजह से, उनकी फॉर्मूला देखें हम किस तरीके से फॉर्मूला को लिखेंगे, है ना। अब कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स, इनके डिफरेंट बॉडीज के लिए पता करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे हम एक रॉड के लिए, है ना, एक रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे हम उसकी किसी भी पॉइंट पे, एक वायर के लिए पता करेंगे, है ना, और रिंग के लिए पता करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम ये चीजें देखेंगे, ठीक है। तो आज मेन हमने तीन चीजें पढ़ी, लैम्डा, सिग्मा एंड रो, और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल्स, देखते हैं किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट चार्ज के लिए हम बेस बनाएंगे, पॉइंट चार्ज के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला जानते हैं, DE हम निकाल लेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, और फिर सबका इंटीग्रेट करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस बॉडी के लिए हम निकाल सकते हैं। बॉडी कैसी हो सकती है, लीनियर वायर की फॉर्म में हो सकती है बॉडी एक सरफेस की फॉर्म में हो सकती है, और बॉडी 3D हो सकती है ना। 3D में कोई बॉल हो सकती है, स्फेरिकल बॉल हो सकती है, शेल हो सकती है, कंडक्टिंग, और सारे की सारी बॉडीज कैसी होंगी, कंडक्टिंग होंगी, ठीक है। तो ये था यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर मैनर में, तो वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।